हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका कौरव शिक्षा में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इससे पहले हमारे द्वारा और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें कि हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ली थी। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया था। अब जो वीडियो है इसमें गुप्त काल के बाद से लेके मध्यकालीन भारत, संपूर्ण भारत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया गया है तथा वन लाइन फैक्ट के माध्यम से समझाया गया है। और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं तथा इनके पूछे जाने की अधिकतम संभावना, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और एनटीपीसी, रेलवे, व्यापम के प्रमुख एग्जामों में पूछने की अधिकतम संभावना है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक ये है मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें हम गुप्त काल के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। यह इसमें मध्यकाल से स्टार्ट होकर दिल्ली सल्तनत, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको इसमें समावेश किया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें, भारत में जजिया कर, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही सर्वप्रथम आक्रमण किए गए थे अरबों से। तो उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस समय से ही जजिया कर का प्रारंभ या जजिया कर लगा हुआ माना जाता है। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। विजय स्तंभ जो है उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगर बात आती है विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, यहाँ पर ये विजय स्तंभ है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। मुस्लिम शासकों में भारत पर अगर आक्रमण किया था तो सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया था। मुस्लिम शासकों में से अरब ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। इसमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य, रोचक जानकारी दी गई हैं। उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, उनके समय की तत्कालीन चौहान वंश की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का इसमें विशेष उल्लेख किया गया है। दिलवाड़ा के मंदिर अबू पर्वत पर स्थित हैं। दिलवाड़ा के मंदिर ये जैन मंदिर हैं और ये अबू पर्वत पर स्थित हैं। अबू पर्वत राजस्थान में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था, जो कि 1050 से लेकर 1100 ईस्वी तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर जैन धर्म तथा हिंदू धर्म को समर्पित हैं। यहाँ पर 10 अवतार मंदिर, विष्णु मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और भी अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर कुल 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 20 के लगभग है। और यहाँ पे जो मंदिर हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में हैं और चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। मिताक्षर के लेखक, मिताक्षर एक पुस्तक है, उसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षर के लेखक कौन है? तो मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। हरि के नाटक के रचयिता चौहान शासक के विग्रहराज चतुर्थ हैं। अर्थात यह है कि हरि के नाटक एक पुस्तक है, हरि के नाटक नाम से एक पुस्तक है। उस पुस्तक जो है चौहान शासक के विग्रहराज चतुर्थ हैं। पृथ्वीराज के बाद इनका ये राज, पृथ्वीराज उनके पूर्वज विग्रहराज अर्थात उनके द्वारा हरि के नाटक की रचना की गई थी। हरि के नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन झोंपड़ा
मस्जिद की दीवार पर अंकित हैं। अर्थात जो हरि के नाटक था जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, ये चौहान वंश से संबंधित हैं। हरि के नाटक के जो कुछ अंश हैं, कुछ पंक्तियां हैं या कुछ उसके श्लोक हैं, दोहा हैं, तो उन श्लोकों, दोहा या पंक्तियों को जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवारों पर अंकित किया गया है, अर्थात लिखे गए हैं। ये पहले ही लिख दिए गए थे जब इस मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, और फिर मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, अर्थात इससे पहले ये एक विद्यालय था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत गोविंद की जो रचना की है वो जयदेव ने की है। और जयदेव लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश के लक्ष्मण सेन की सभा में थे। उनके राजकवि भी, जो सेन वंश थे उनके राज्य में राजकवि भी हुआ करते थे जयदेव। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। वर्तमान भारत में इन शैलियों का प्रचार तो नहीं है, लेकिन जब मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में बहुत सी शैलियाँ चलती थी। नागर शैली थी, मथुरा शैली थी, गांधार शैली थी। तो इन शैलियों में नागर शैली बहुत ही महत्वपूर्ण शैली थी, तथा भुवनेश्वर अर्थात पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। पुरी के जो सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने कराया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुरी की सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने कराया था। भोज को कविराज भी कहते हैं, अर्थात भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। परमार भोज को कविराज कहते हैं, और परमार भोज की जो राजधानी थी नगरी धारा थी, अर्थात वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिला राजा भोज की राजधानी थी। कालिंजर का जो दुर्ग है, कालिंजर के दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने कराया था। कालिंजर के दुर्ग का निर्माण धंगदेव के द्वारा कराया गया था। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, अर्थात राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी तो वह दंती दुर्ग ने रखी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऐहोल प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वह पुलकेशन द्वितीय थे, उनके दरबारी कवि थे। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था। ये नर्मदा घाटी के यहाँ पर युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी। मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, अर्थात मोंडेरा कहाँ पर है? तो मोंडेरा गुजरात में है, और सूर्य मंदिर भी मोंडेरा में है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने सर्वप्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की, और भारतीय राजाओं में पहला शासक ऐसा हुआ था जिसके पास नौसेना थी, अर्थात नौसेना का एक बेड़ा था जिसमें बड़े बड़े जंगी जहाज भी हुआ करते थे। तो राजेंद्र प्रथम एक शासक ऐसा हुआ है जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश था, उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। मतविलास प्रहसन के नाटक है, मतविलास प्रहसन एक नाटक है, उसके रचनाकार महेंद्र वर्मन प्रथम है। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी।
कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राजसेश्वर या राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो कांची के कैलाश मंदिर हैं उनको राज्य सिद्धेश्वर या राज्य सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। पल्लव दक्षिण के प्रमुख राजवंश थे। गुजरात में भी इन्होंने शासन किया था तथा मालवा के कुछ भाग पर भी इनके द्वारा शासन किया गया था। तो इनकी जो राजभाषा थी, इनकी राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। एलोरा की गुफाओं के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, अर्थात राष्ट्रकूटों ने पहाड़ को काटा और फिर उसके बाद गुफाओं और वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया। एलोरा की गुफाओं के मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म व हिंदू धर्म से है, अर्थात एलोरा की गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण के द्वारा कराया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था। चोलों की राजधानी तंजावर थी या तंजौर। चोल काल में सोने के जो सिक्के होते थे उनको कुलंजू कहा जाता था। सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। मध्यप्रदेश प्रशासन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, ऐसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया। बतापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत या मानेकर थी। राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसने? ध्रुव ने। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें ध्रुव ने भाग लिया था। राष्ट्रकूटों की तरफ से प्रथम शासक हुआ कौन? ध्रुव, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। अमोदवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसे कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोदवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था तथा कविराज मार्ग की रचना की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। विजयालय चोल ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी, अर्थात विजयालय चोल को नर केसरी के नाम से भी जाना जाता था। राजराज प्रथम शैव धर्म का, शैव यानी कि भगवान शिव, शैव धर्म का अनुयायी था तथा उसने तंजौर में राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था तथा उसने तंजौर में राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुनंदम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुनंदम कहा जाता था। उच्च श्रेणी के मतलब जैसे कि निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी अधिकारी दो श्रेणी के थे, एक ए क्लास और दूसरे अधिकारी होते थे सी क्लास या बी क्लास। तो जो ए क्लास के अधिकारी थे उन्हें पेरुनंदम कहा जाता था और जो बी क्लास या सी क्लास के अधिकारी थे उन्हें सेरुनंदम कहा जाता था। जो नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नागतर कहा जाता था। चोल साम्राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी उनका था स्थायी या ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन। तो चोलों के नाडु ग्राम तथा नाडु के जो ग्राम, नाडु यानी था ग्राम की जो स्थानीय सभा थी उसे नट्टूर कहा जाता था तथा नागस्तर और नगर की जो स्थानीय सभा थी उसे नागस्तर कहा जाता था।
स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मद्वे कहते थे। चोल शासन ब्राह्मणों को तथा मंदिरों को भूमि बहुत अधिक मात्रा में दान करते थे तथा जब ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी सिर्फ बनाने के लिए, उस भूमि पर सरकार या शासन या राजा द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाता था। जब ऐसी भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी जिसका वो उपयोग करते थे पर वह राज्य शासन के ही अंतर्गत रहती थी, तो ऐसी भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और जब भूमि परमानेंट तौर पर दान में दे दी गई हो तो ऐसी भूमि को ब्रह्मद्वे कहते थे। पंप, पौंड एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के तीरत्न माने जाते हैं। पंप, पौंड एवं रन्न विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नायनार संत कहलाते हैं। अमोदवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अमोदवर्ष ने कौन सी नदी में जल समाधि ली थी? तो अमोदवर्ष ने तुंगभद्रा नदी है उस नदी में जल समाधि ली थी और अपने जीवन का अंत किया था। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ तो वह धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था तथा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण देवपाल ने कराया था। उदंतपुरी जो बौद्ध मठ हैं उन बौद्ध मठों का निर्माण देवपाल के द्वारा कराया गया था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा या सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था तो वह पृथ्वीराज तृतीय था। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था तथा इसकी राजधानी वाराणसी थी। गहड़वाल वंश जो था उस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था तथा इसकी राजधानी वाराणसी थी। गहड़वाल वंश जो था उसका अंतिम शासक जयचंद था तथा जो चंदावर के युद्ध में मारा गया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में जो पृथ्वीराज चौहान तथा जयचंद के बीच हुआ था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद जो वर्तमान में है वह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। उस विद्यालय में आज भी विग्रहराज के नाटक के कुछ अंश लिखे गए हैं अर्थात उस पर छपे हुए हैं। उस नाटक का नाम था हरि के नाटक। हरि के पुस्तक के कुछ अंश छपे हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने की है। पृथ्वीराज रासो की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक था और चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था तथा इसकी राजधानी धार नगरी थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज हुआ था तथा राजा भोज ने भोजपुर नामक नगर बसाया था। राजा भोज ने ही दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि भोजपुर में है उसको स्थापित किया था। राजा भोज ने ही भोजपाल यानी वर्तमान में भोपाल में तालाब का निर्माण भी कराया था तथा राजा भोज को कविराज की उपाधि
से भी विशोभित किया गया था, अर्थात राजा भोज को कविराज भी कहते थे। राजा भोज ने चित्तौड़ में, जो कि राजस्थान में, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? तो राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया था। राजा भोज के राजधानी में, अर्थात धारा नगरी या धार में, सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया था। बुंदेलखंड का पुराना नाम जैजक भुक्ति है। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? तो बुंदेलखंड का पुराना नाम जैजक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश की राजधानी जो थी वह खजुराहो थी। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल वंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है खजुराहो के मंदिर, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। इन मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन वर्तमान में इन मंदिरों की संख्या 20 के लगभग है, जिसमें 10 अवतार मंदिर, विष्णु मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और भी बहुत ही, जैसे पार्वती मंदिर और भी मंदिर हैं जो दर्शनीय हैं। राजा धंग ने जिन्ननाथ तथा विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राजा धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ, इन 3 मंदिरों का निर्माण कराया था। आला ऊदल परमार देव के दरबार में रहते थे। तो आला और ऊदल कहाँ रहते थे? यह परमार देव है, उनके दरबार में रहते थे। तथा आला ऊदल ने पृथ्वीराज से युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज था वह मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनी ने पहला आक्रमण किया था। मुंडेरा जो गुजरात में सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने करवाया था। मुंडेरा के जो गुजरात का सूर्य मंदिर है मुंडेरा का, उसका निर्माण सोलंकी राजाओं ने करवाया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। नालंदा विश्वविद्यालय मिटाने वाला बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ वह आराम शाह हुआ था, जिसकी हत्या कुतुबुद्दीन के गुलाम इल्तुतमिश ने कर दी थी। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम होने के साथ साथ दामाद भी था। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली लेकर आया था, अर्थात इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन तथा स्थायी सेना रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया था और स्थायी सेना रखी थी। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। इस प्रथा का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब स्थायी सेना रखी थी या सेना को नगद वेतन दिया जाता था, तो सैनिकों का हुलिया यानी कौन सा सैनिक कैसा है
उसके पास कौन सा घोड़ा है। घोड़े में एक मार्क लगा दिया जाता था जिससे यह निश्चित हो सके कि हाँ यह घोड़ा सेना में है, तो उस हिसाब से उसका वेतन निश्चित किया जा सके। मूल्य नियंत्रण की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। तब दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला या हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। यानी कि 4 चीज़ें जैसे जो कि वर्तमान में भी उपस्थित हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय की। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तथा अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी माना जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी जो वास्तुकला है उसका रत्न माना जाता है। अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति की जो जानकारी है कि अलाउद्दीन अपने राज्य को किस तरीके से चलाता था, किस तरीके की उसकी कर व्यवस्था थी, किस तरीके से उसकी सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब की जानकारी, किस तरीके से कौन सा कर कितना लिया जाता था, कौन सी वस्तु पर कितना कर रहेगा, इन सब की जानकारी तारीख़ी फिरोजशाही में मिलती है। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी तारीख़ फिरोजशाही में मिलती है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक किले का निर्माण कराया था। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद जो है कि दिल्ली में है, उसमें एक किले का निर्माण कराया था और वह किला रोमन शैली में बना हुआ था। इस दुर्ग को या इस किले को 56 कोट की उपाधि से नवाजा गया था या 56 कोट की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल पिशाचु या पागल या रक्त पिशाचु भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी और जिसका नाम देवगिरी से परिवर्तित करके दौलताबाद रखा था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीका से दिल्ली आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की थी। यानी कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद या मोहम्मद बिन तुगलक के पतन के बाद फिरोज तुगलक का शासन आया था। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक हुआ या प्रथम शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत में जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और यह पहला सुल्तान था मुसलमानों का जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इससे पहले गुलाम वंश भी आया था, लेकिन गुलाम वंश के किसी भी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। दीवाने बंदगान की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक विभाग बनाया था। यानी कि जो दीवाने बंदगान हैं वह दास होते हैं, दासों की देखभाल के लिए एक नए विभाग का निर्माण किया था जिसका स्पेशल काम होता था दासों की देखभाल करना। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला या फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। फिरोज शाह
दुर्ग जो दिल्ली में फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया किला था। सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। सैयद वंश की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो खिज खां था। लोधी वंश, बात करें अगर लोधी वंश की, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। जौनपुर की स्थापना, ये जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई की स्मृति में, जिसका नाम था जौना खां, उसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा था, जिसकी खानदेश के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी तथा इसके सैनिक मुख्यालय की बात करें तो इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में या असीरगढ़ के किले में था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। जहाज महल का, ये मध्य प्रदेश पीएससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। कहाँ पे कराया था? तो मांडू में कराया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। बाज बहादुर महल एवं रूपमती का महल, इनका निर्माण किसने कराया था? तो इनका निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। अगर बात करें इनकी कि बाज बहादुर महल एवं रूपमती महल कहाँ पर हैं, तो यह दोनों के दोनों मांडू में हैं। अब हम बात करें सब जो कि मध्यकालीन भारत में गुप्त काल के बाद से लेके दिल्ली सल्तनत तक कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का संग्रह है कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, उनको हमने यहाँ पे लिया गया तथा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला युद्ध अगर बात करें तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, इसका क्या परिणाम आया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था तथा यह पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। वहीं बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ था तथा यह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, अर्थात इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसकी पराजय हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी तथा जो जयचंद था, जयचंद की हार हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध की बात करें, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसने बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मैनी राय को हराया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसने बाबर ने अफगानों को हराया था। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो दिल्ली सल्तनत तथा मध्यकालीन भारत में हुए थे। अब दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ फैक्ट, जिसमें दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ था या कौन कौन से
विभाग बने थे। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण जो हुए थे वो मंगोलों के द्वारा किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के द्वारा किए गए थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और इतना कर दिया था कि जब इन मुद्राओं को परिवर्तन किया गया था तो इसके किले में या इसके राज दरबार में जो मुद्राएं बदली गई थी, तो जो नकली मुद्रा थी उनकी इतनी संख्या हो गई थी कि इसके किले में पहाड़ बन गए थे उन मुद्राओं के। यह इसके को सनक भरी योजना के लिए भी जाना जाता है। इसने बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई थी जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में लाभान्वित नहीं हुई थी। उस समय का सबसे बुद्धिमान शासक भी था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल थीं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल हो गई, अर्थात जो योजना सफल होनी थी वो असफल हो गई। इस तरीके से यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक रहा या ऐसा राजा रहा है जो सबसे अधिक असफल राजा रहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। प्रथम महिला शासक सल्तनत की या भारत की कहें तो प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक ऐसा था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में काफ़ी, जैसे कि मालवा है, गुजरात है, उज्जैन, कुछ हद तक इन पर अपना शासन कर लिया था। मंदसौर में भी अपना शासन कर लिया था, अर्थात मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कर लिया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क महमूद गजनवी था। तुर्क अरबी नहीं, तुर्क की बात कर रहे हैं, तो तुर्क कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहते हैं, अर्थात महमूद गजनवी ने अनेक मूर्तियों का विध्वंस किया है और इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण, या भारत ऐसा कहें कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो हुआ था वह जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर शहर पर पारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, अर्थात महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किए तो पाकिस्तान का लाहौर जो था शहर, लाहौर शहर था, वह पारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि जब महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण किया जाता था तो सेना आती थी तो अनेक तरह का विध्वंस करती थी, अनेक नरसंहार करती थी और फिर वहाँ रुक जाती थी। तो धीरे धीरे इस तरीके से वहाँ पर पारसी संस्कृति का मेल मिलाप हुआ और वह केंद्र पारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, अर्थात जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को भारत पर शासन करने के लिए छोड़ गए थे और मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था
अफगान वापस जा रहा था तो पाटन नाम की जगह पर उसका किसी ने हत्या कर दी। फिर उसके बाद गुलाम वंश ने शासन करते रहा, जिसमें से बहुत से गुलाम आए। इल्तुतमिश आया, आराम शाह आया, रजिया सुल्तान आए, फिर तुगलक आए, खिलजी आए। तो इस तरीके से ये मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था। लेकिन प्रथम संस्थापक ये था, वह मोहम्मद गौरी था। इससे पहले भी अनेक आक्रमण मुसलमानों, तुर्कों या अरबों द्वारा किए गए, लेकिन वह आक्रमण करते थे और आक्रमण करके, लूटपाट करके, रक्तरंज करके वो पुनः वापस चले जाते थे। पर मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को वहाँ पे छोड़ गया था। अच्छा, गुलाम को फारसी में बदगा कहा जाता। बदगा, गुलाम को फारसी में कहा जाता बदगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल का एक इतिहासकार था। जिसकी एक किताब है तहक़ीक़-ए-हिंद। अलबरूनी के महमूद गजनबी के शासनकाल का एक इतिहासकार था, जिसकी किताब तहक़ीक़-ए-हिंद। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। मूल्य नियंत्रण की जो पद्धति थी वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने स्थायी सेना रखी थी। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी था, उसका अंतिम आक्रमण पंजाब के खोकर जाति है उसके विरुद्ध हुआ था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तथा फिरोज तुगलक ने ही गुलामों के दीवाने बंदगाह की एक नया विभाग बनाया था, जो गुलामों की स्पेशली देखभाल करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश हुआ था, या विनाश का मुख्य कारण था, तो वो मुस्लिम शासक थे। अर्थात मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग, अमीर कोही फारसी में अमीर कोही कहा जाता है, तथा कृषि विभाग का एक नया विभाग था। इस विभाग को मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसका पहले निर्माण कराया गया था, तो वह विद्यालय के रूप में कराया गया था। लेकिन जब ऐबक ने इसको तोड़ा फोड़ा, फिर उसके बाद यह अढ़ाई दिन झोंपड़ा नामक मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंगेज़ खां अपने आप को या स्वयं को चंगेज़ खां ईश्वर का अभिशाप कहता था। इल्तुतमिश ने सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चहलगानी, इल्तुतमिश ने जो 40 सरदार थे उन 40 सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चहलगानी या 40 दल का गठन, या 40 दल का जो गठन था उसका किया, जो बनाया था इल्तुतमिश ने।
तो बलबन ने उसको नष्ट व्यस्त या समाप्त कर दिया था। अर्थात इल्तुतमिश के द्वारा जो सरदारों का, जिसको नाम था तुर्कनी चहलगामी, यह 40 सरदारों का दल, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था, या बलबन ने इसका अंत कर दिया था। बलबन ने अपने राज दरबार में सजदा एवं प्याबूस प्रथा चलाई थी। बलबन ने कौन सी प्रथा चलाई थी? तो बलबन ने अपने राज दरबार में सजदा एवं प्याबूस की प्रथा चलाई थी। सुल्तान बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी? ठट्टा। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फैतूत फिरोज शाही में किया, अर्थात उसकी अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसे फैतूत फिरोज शाही कहते हैं। सिकंदर लोदी ने मापने के लिए गज़े सिकंदरी नाम का एक पैमाना चलाया था। गज़े सिकंदरी नाम से एक पैमाना चलाया था। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी या आकृति बनी होती थी। प्रतिमा नहीं, आकृति बनी होती थी मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोड ऑफ शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तथा आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिले होंगे जो आपके एग्ज़ाम या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो कि मुग़ल शासन और भक्ति आंदोलन से संबंधित होगा। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।